हेलो व्यूअर्स, आई एम राहुल राजपूत। एक न्यू लाइव सेशन के साथ आप लोगों के सामने प्रकट हूँ, जो है इमरजेंसी इंजेक्शन मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो जब भी कोई पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हॉस्पिटल्स में आता है तो डॉक्टर कौन सी मेडिसिन देकर उसकी लाइफ को सेव करते हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी जानकारी हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RGCS की वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जैसे कैटेगरी एंड मेडिसिन, तो फर्स्ट है कार्डियक अरेस्ट एंड शॉक। जब कोई ऐसी सिचुएशन का पेशेंट हो, कार्डियक अरेस्ट या फिर शॉक, तो उसमें डॉक्टर कौन कौन सी मेडिसिन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन, एट्रोपिन, एमनीड्रॉन, लीडोकाइन, डोपामाइन, नॉर एड्रेनलिन, बुटामाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट। एंटी प्लेटलेट्स या फिर एंटी माइक्रोबियल्स कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एस्प्रिन, एल्टैप्स, ट्रेनेक्समिक एसिड, एनॉक्सप्रिन। एंटी एंजाइनल एंड हार्ट फेल्योर मेडिसिन जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन, मॉर्फिन एंड फ्रूसामाइड। कुछ मेडिसिन है जैसे रेस्पिरेटरी इमरजेंसी या फिर अस्थमा एंड COPD के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं साल्बुटामोल, एमिलोफाइलिन, इप्रोट्रोपियम, हाइड्रोकॉर्ड, मैग्नीशियम सल्फेट। एलर्जिक रिएक्शन एंड एनाफाइलैक्टिक्स कुछ मेडिसिन हैं जैसे एड्रेनलिन, इफेंड्रामाइन, क्लोराफिरेनामाइन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। कुछ मेडिसिन हैं जो स्पेशली सीजर एंड सेडेसिव मेडिसिन के तौर पे प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, जैसे कि डायजेपाम, मेडाजोलम एंड लोराजेपाम। कुछ फ्लूइड्स भी होते हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन पर ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये फ्लूइड इस कंडीशन में देना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल सलाइन जिसे हम ज़्यादातर NS के नाम से जानते हैं, RL यानी कि रिंगल लैक्टेट बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूकानेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर डेक्सट्रोज 25 या डेक्सट्रोज 15। किस कंडीशन में कौन से फ्लूइड्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जो पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। कुछ मेडिसिन है जैसे पेन मैनेजमेंट, स्पेशली पेन में रिलीफ मिलता है, जैसे कि मॉर्फिन, फेंटनिल या फिर पैरासीटामोल। ये मेडिसिन मोस्टली IV ही प्रिस्क्राइब की जाती हैं। कुछ मेडिसिन है जैसे हाइपोग्लाइसेमिक मैनेजमेंट के लिए दी जाती हैं, जैसे कि पेशेंट का शुगर लेवल सडन फॉल हो गया है तो शुगर लेवल के अनुसार ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि डेक्सट्रोज 25 देना है या फिर डेक्सट्रोज 50% देना है या फिर ग्लूकागोन देना है। पॉइजनिंग मैनेजमेंट, एक्टिवेटेड चारकोल, नैलोक्सोन या फिर पैरालिडॉक्सिम, यानी कि जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में पाम भी बोलते हैं, जिसे हम पेन मैनेजमेंट के लिए स्पेशली इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। सीवियर इन्फेक्शन या फिर सेप्सिस, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन्स फेल्योर हो जाते हैं, तो स्पेशली उनके लिए 4.5 ग्राम एंटीबायोटिक के तौर पर कुछ एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि सिप्रोक्सोन, पिप्रासाइक्लिन, टैजोमेक या फिर मेरोपेनम। सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट हो तो इन एंटीबायोटिक को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ कंडीशन होती हैं जैसे कि न्यूरो सर्जरी या ब्रेन में स्वेलिंग हो जाए, इस कंडीशन में अधिकतर मैनिटोल दिया जाता है। तो कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, जैसे कि इमरजेंसी चाइल्ड बर्थ है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए जिससे नॉर्मली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो ऑक्सीटोसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और कुछ आपकी अदर हैं जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट। इन सभी मेडिसिन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्पेशली इन मेडिसिन का कितना डोज होगा, किस रूट से प्रिस्क्राइब की जाएंगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा और कब कब डॉक्टर इन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे पेशेंट की लाइफ अच्छे से सिक्योर हो जाए और बेहतर रिकवरी हो। तो पहले है आपके कार्डियक अरेस्ट या फिर शॉक। कार्डियक अरेस्ट या शॉक की कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है, रूट होगी जिसकी IB, IM या फिर SC। जैसी ही पेशेंट की सिचुएशन होगी उसी अनुसार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि इस मेडिसिन को, एड्रेनलिन को आप IB, IM या फिर सबकुटेनियस देंगे। तो ये किस पर्टिकुलर साइड पर अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है एड्रेनलिन, स्टिमुलेट अल्फा बीटा रिसेप्टर, इंक्रीज BP एंड ओपन एयरवे। यानी कि जब ऐसा कोई पेशेंट आएगा जिसे कार्डियक अरेस्ट हुआ या पेशेंट शॉक में गया है और उस पेशेंट को आप एड्रेनलिन इंजेक्शन देंगे तो वो आपके अल्फा बीटा रिसेप्टर को
स्टिमुलेट करेगा, यानी कि प्रोत्साहित करेगा, उनके रिसेप्टर को बढ़ाएगा, जैसे कि उससे आपका बीपी बढ़ जाए और ओपन एयरवे क्लियर रहे। यानी कि जब शॉक की कंडीशन होती है तो पेशेंट का या तो हार्ट स्लो पंप करेगा या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उन दोनों ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने के लिए एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे बीपी भी तेज फ्लो करने लगे और ओपन एयरवे भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई डायलेट हो जाए। मोस्टली कैसी कंडीशन का पेशेंट है जो डॉक्टर सोचे कि भाई एडीआर इसको देनी चाहिए, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट या फिर एनाफाइलैक्सिस। अगला ड्रग है एट्रोपिन। रूट रहेगी आपकी आईवी इंट्रावेनस, आईएम यानी कि इंट्रामस्क्यूलर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पर आपका एट्रोपिन इफेक्ट दिखाएगा, आपके ब्लॉक वेगस नर्व इफेक्ट, वेगस नर्व, जिससे क्या होगा इंक्रीज हार्ट रेट। जब वेगस नर्व पे इसके ब्लॉकेज रहेंगे, जिससे क्या होगा आपकी हार्ट रेट है बहुत फास्ट हो जाएगी। यानी कि किस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन डॉक्टर देने की प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई इस पेशेंट को एट्रोपिन देना चाहिए, ब्रेडिकार्डिया या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। इन दो कंडीशन के जब पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में तो आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी कि भाई ऐसी कंडीशन में आपको एट्रोपिन इंजेक्शन देना चाहिए, जो आईबी एंड आईएम रूट होगी आपकी, ब्लॉक करेगा वो वेगस नर्व के इफेक्ट को और जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। कंडीशन क्या होंगी, ब्रेडिकार्डिया या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। एम्यूड्रोन रूट रहेगी इसकी इंट्रावेनस, ब्लॉक करेगा पोटेशियम चैनल एंड स्टेबलाइज हार्ट रिदम। जो आपके पोटेशियम चैनल हैं उनको ये ब्लॉक कर देगा, बिल्कुल भी ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा हार्ट रिदम है वो आपके स्टेबल रहेंगे। नॉर्मली जो कैसी कंडीशन रहेगी, जब वेंट्रिकुलर इरिथमिया का पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में कभी वेंट्रिकल आपके बहुत फास्टली पंप करेंगे ब्लड को, कभी बहुत स्लो करेंगे, यानी कि रेगुलर हार्ट रिदम नहीं होते हैं। तो उन इनरेगुलर हार्ट रिदम को रेगुलर रिदम में लाने के लिए एम्यूड्रोन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे क्या होगा आपके हार्ट रिदम है वो कहीं ना कहीं नॉर्मल रिदम में आ जाए। और नॉर्मल रिदम में क्यों आते, क्योंकि जो आपका एम्यूड्रोन है वो आपके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। लीडोकाइन से लिग्नोकाइन के नाम से भी जानते हैं। रूट रहेगी आपकी आईबी यानी इंट्रावेनस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा इसका, ब्लॉक सोडियम चैनल। जो सोडियम चैनल्स होंगे उनको ये ब्लॉक कर देगा, कौन, लीडोकाइन, जिससे क्या होगा स्लो नर्व इंपल्स। जब नर्व इंपल्स स्लो जाएंगे तो कहीं की रिफ्लेक्शन और एक्शन भी बहुत स्लो रहेंगे। किन कंडीशन में लीडोकाइन इंजेक्शन दिया जाता है, वेंट्रिकुलर इरिथमिया एंड आल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थीसिया। वेंट्रिकुलर इरिथमिया जैसे अभी आपने पढ़ा था, अगला एम्यूड्रोन, सेम कंडीशन आपकी वेंट्रिकुलर इरिथमिया, ऐसे ही आपका लीडोकाइन भी इंजेक्शन दिया जाएगा, वेंट्रिकुलर इरिथमिया एंड आल्सो एक्ट एज लोकल एनेस्थीसिया, जो आपका एक लोकल एनेस्थीसिया है। और किस पर ये पर्टिकुलर काम करेगा, आपके सोडियम चैनल को ये ब्लॉक कर देगा, जिससे आपके स्लो नर्व इंपल्स हो जाएंगे। जब स्लो नर्व इंपल्स हो जाएंगे तो जो भी इंपल्स है वो भी आपके सेंसेशन स्लो जाएगी, जिससे आपको उस पर्टिकुलर साइड पर पेन कम होता है। नेक्स्ट है डोपामाइन। रूट रहेगी आपकी आईबी यानी कि इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, स्टिमुलेट डोपामाइन बीटा रिसेप्टर्स। जो आपके स्टिमुलेट यानी कि प्रोत्साहित करना या उसे उकसाना कि जल्दी से जल्दी ये काम करते रहो। तो स्टिमुलेट डोपामाइन बीटा रिसेप्टर को प्रोत्साहित करेगा कि जल्दी जल्दी काम कराओ, और इससे क्या होगा बीपी है वो आपका हो जाएगा इंक्रीज। जब बीपी इंक्रीज होगा, ब्लड हार्ट जब ब्लड को तेजी से पंप करेगा तो कहीं की कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। किस कंडीशन में डॉक्टर डोपामाइन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। और कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, सडन आपके हार्ट है वो ब्लड पंप करना कम कर देता है, ना के बराबर रहता है ब्लड सप्लाई। तो उस कंडीशन पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे डोपामाइन, जिससे क्या होगा आपके कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो नॉर्मली पर्टिकुलर सेल एंड टिश्यू तक ब्लड सप्लाई होती रहेगी। नेक्स्ट है नॉर एड्रेनलिन, जिसे हम मोस्टली नॉरेड के नाम से जानते हैं। रूट रहेगी मोस्टली आईवी इन्फ्यूजन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट अल्फा रिसेप्टर्स। जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये स्टिमुलेट कराएगा, प्रोत्साहित कराएगा कि जल्दी से जल्दी आप काम करो। जैसे कि वैसो कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो इजीली ब्लड प्रेशर के साथ सर्कुलेट करेगा। ठीक है, कैसी कंडीशन होगी,
शॉक एंड सीवियर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड आपका बहुत स्लो पंप करता है, नॉर्मली 120/80 से कम या 90/60 से कम रहता है, तो उसे हम बोलते हैं कि पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है। अब इसे हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, नॉरएड्रेनालिन इंजेक्शन देंगे। भाई नॉरएड्रेनालिन क्या इफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स जो आपकी ज्यादा से ज्यादा डायलेट है उन्हें बहुत नैरो कर देगा। जब नैरो हो जाएंगी तो इजिली ब्लड फ्लो होता रहेगा। जब इजिली ब्लड फ्लो होगा तो पेशेंट जो हाइपोटेंशन का था उसका बीपी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। तो किस कंडीशन में हम नॉरएड्रेनालिन देंगे, शॉक या फिर हाइपोटेंशन की कंडीशन में। डुबूटामाइन नेक्स्ट इंजेक्शन, डुबूटामाइन रूट रहेगी आपकी आईवी इंफ्यूजन, आईवी ही देंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, स्टिमुलेट बीटा 1 रिसेप्टर्स। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इंक्रीज हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो भी यही बढ़ाएगा आपको। कौन, डुबूटामाइन। कंडीशन कौन सी हो जो हम इस इंजेक्शन को देंगे, हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर यानी कि हार्ट जितना ब्लड सप्लाई करनी चाहिए उतने ब्लड सप्लाई करने में वो सक्षम नहीं है, तो उसके लिए हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हम इंजेक्शन देंगे डुबोटामाइन। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, रूट है आईवी इंट्रावेनस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है न्यूट्रलाइज एसिड। एसिड की मात्रा जब बहुत अधिक बॉडी में बढ़ जाती है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। कैसे, करेक्ट मेटाबॉलिज्म एसिडोसिस, यानी कि जब आपके बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत अधिक है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए आप सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा, जो एसिड की मात्रा बढ़ी हुई थी उसे वो न्यूट्रल करेगा, बैलेंस करेगा। किस कंडीशन का पेशेंट हो जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिस्क्राइब करते हैं, एसिडोसिस या फिर कार्डियक अरेस्ट। ऐसी कंडीशन के पेशेंट जिन्हें एसिडोसिस हुआ है या फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उन पेशेंट में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उन्हें न्यूट्रल करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स, यानी कि ऐसे ड्रग्स जो ब्लड को पतला करते हैं, नॉर्मली ब्लड फ्लो को बनाए रखते हैं। तो पहला है आपका इसमें एस्प्रिन, यानी कि रूट रहेगी आपकी मोस्टली ओरली रूट से दी जाती है एस्प्रिन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, इनहिबिट कॉक्स, डिक्रीज थ्रोम्बोक्सिन, यानी कि ऐसे मेडिसिन है जिससे आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो एग्रीगेट, यानी कि ब्लड के थक्के जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक नोड सा बन जाता है। जब नोड सा बन जाएगा तो नॉर्मली जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में वो नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में एस्प्रिन दिया जाता है। जो अब ब्लड के थक्के बने हैं वो इनको हल्का सा डिस्ट्रॉय करेंगे और जो रास्ता है वो क्लियर रहे और ब्लड फ्लो इजिली होता रहे। किस कंडीशन में ज्यादातर आपको एस्प्रिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एमआई यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर स्ट्रोक प्रिवेंशन। ऐसी हिस्ट्री है कि इनको हार्ट अटैक के सिम्टम लग रहे हैं या फिर इनको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, मोस्टली ये कंडीशन ओल्ड एज पर्सन में दिखती है, तो उनके लिए पहले से ये मेडिसिन रहती है कि भाई आपको ऐसे सिम्टम लगे कि एमआई या हार्ट अटैक के सिम्टम लग रहे हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक जैसे, तो आप एस्प्रिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एटलेप्सिस जिसे टीपीए भी बोलते हैं, मोस्टली ये रूट रहेगी आपकी इंट्रावेनस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन, जो प्लाज्मिनोजन होता है उसको प्लाज्मिन में चेंज करता है। डिसॉल्व क्लॉट, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, उसमें क्या होता है फिब्रिनोजन फिब्रिन में बदलता है, वैसे ही प्लाज्मिनोजन होते हैं प्लाज्मिनोजन में बदलते हैं, तो वो एक थ्रेड बहुत मोटे साइज के थ्रेड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है जितने थ्रेड लार्ज साइज के होंगे उतने ही कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स को वो कवर करके रखेंगे और जो नॉर्मली ब्लड वेसल्स का फ्लो है, जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। तो जो ब्लड के थक्के बनाने में हेल्प कर रही थी, ऐसी कंडीशन थी, तो उसे ये डिजोल्व करेंगे। जब ये डिजोल्व हो जाएगा क्लॉट, तो जो जो थ्रेड बहुत लार्ज साइज के थे वो पतले हो जाएंगे। जब पतले थ्रेड हो जाएंगे तो इजिली जो ब्लड वेसल्स आपकी नैरो थी वो डायलेट हो जाएगी और इजिली ब्लड फ्लो होता रहेगा। कैसी कंडीशन होती है जो डॉक्टर ये टीपीए इंजेक्शन के लिए बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक ये भी होगा या फिर आपके पल्मोनरी इम्बोलिज्म होगा। दोनों कंडीशन में आपके ब्लड वेसल्स के ही रास्ते को ब्लॉकेज होता है। ट्रेनेक्समिक एसिड रूट रहेगी आईबी यानी इंट्रावेनस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा इनहिबिट्स फिब्रिनोलाइसिस,
लाइसिस शब्द जुड़ जाए यानी कि तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। और कैसे काम करता है ये? प्रिवेंट क्लॉट ब्रेक डाउन, यानी कि जो भी ब्लड के थक्के बने हैं उनको उनसे बचाना या फिर ब्लीडिंग जो हो रही है उनको रोक के रखना। कैसी कंडीशन हो जो हम इस ट्रेनेक्समिक एसिड के लिए बोलेंगे? स्टॉप ब्लीडिंग। जब कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को और ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन देंगे, जिससे क्या होगा? कंट्रोल में रहेगी ब्लीडिंग। ठीक है, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिससे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसे ट्रेनेक्समिक एसिड देंगे। एनॉक्सप्रिन रूट रहेगी आईवी, एज अ सेम ट्रेनेक्समिक एसिड की तरह काम करेगा, इनहिबिट फिब्रिनोलाइसिस, प्रिवेंट क्लॉट ब्रेकडाउन। और यूजेस कब करेंगे हम? प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ब्लड क्लॉट हुआ होगा तब हम इस इंजेक्शन का यूज करेंगे। एंजाइना, चेस्ट पेन या फिर हार्ट फेल्योर, ऐसी कंडीशन जिसमें सीवियर चेस्ट पेन हो रहा हो या फिर हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो, उस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन रूट क्या रहेगी? सबलिंगुअल। अभी तक देखा आपने आईबी या फिर आईएम रूट से ही मेडिसिन दी गई है, इसमें आपके सबलिंगुअल या फिर आईबी। सबलिंगुअल यानी कि टंग के नीचे मेडिसिन रखते हैं और धीरे धीरे वो डिसॉल्व होती रहती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि बस्क्यूलर स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन वैसोडाइलेशन। क्या करेगा? जो आपकी स्मूथ मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, जिससे क्या होगा? जब वो मसल्स लूज होंगी तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर अधिक हो जाएगा। जब ब्लड वेसल्स का डायमीटर अधिक हो जाएगा तो इजीली ब्लड फ्लो करता रहेगा। ठीक है, कब कब यूज करते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन को? एनटीजी भी बोलते हैं। कब कब एनटीजी यूज करते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन हो या फिर हार्ट फेल्योर की कंडीशन हो तो उस टाइम पर आपको नाइट्रोग्लिसरीन देनी चाहिए। रूट क्या रहेगी? सबलिंगुअल या फिर आईबी रूट। मॉर्फिन रूट है आईबी, आईएम या फिर सबकुटेनियस, तीनों रूट से दे सकते हैं। जैसी पेशेंट की कंडीशन होगी उसी अनुसार हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई इसे आईएम देनी है या फिर आईबी या फिर इसे सबकुटेनियस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा मॉर्फिन का? वाइंड ओपियोइड रिसेप्टर। अच्छा, ये ओपियोइड क्या होते हैं? जब भी कोई इंजरी होती है या सीवियर पेन होता है तो वो रिसेप्टर्स पे ही पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको असहनीय दर्द होता है। बट ऐसी कोई कंडीशन हो जैसे कि एमआई लिखा या फिर सीवियर चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरिस है, तो क्या होगा? पर्टिकुलर रिसेप्टर बहुत फास्टली काम करते हैं जिससे आपको असहनीय दर्द होता है। बट इसी जगह पर आप मॉर्फिन इंजेक्शन देंगे तो वो उन ओपियोइड रिसेप्टर को बाइंड करके रखेगा, बांध के रखेगा उस पर्टिकुलर जगह से, जिससे इंपल्स ना आपके ब्रेन तक सप्लाई हो और ना ही आपको दर्द का एहसास हो। तो मॉर्फिन इंजेक्शन है वो आपके बाइंड करके रखेगा ओपियोइड रिसेप्टर, दर्द का जो एहसास हो रहा है उन्हीं रिसेप्टर को ये बांध कर रखेगा, जिससे पेशेंट को रिलीफ रहे। फ्रूसेमाइड रूट है आईवी इंट्रावेनस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ब्लॉक सोडियम एंड क्लोराइड एंड पोटेशियम रिऑब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यानी कि सोडियम को ब्लॉक करके रखेगा, क्लोरीन्स के और पोटेशियम के रिऑब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, दोबारा से अच्छे से फिल्टर होता रहे, और इंक्रीज करेगा यूरिन आउटपुट को। जैसे कि जितना सोडियम पोटेशियम दोबारा से सर्कुलेट होते रहेंगे ब्लड में, वो रिऑब्जॉर्ब होते रहेंगे और जिससे क्या होगा? यूरिन का आउटपुट बहुत फास्टली रहेगा। तो जब भी हम किसी भी पेशेंट को फ्रूसामाइड इंजेक्शन देते हैं तो उसमें क्या होगा? यूरिन का पास आउट बहुत अधिक होगा। कैसी कंडीशन हो जो हम फ्रूसामाइड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं? पल्मोनरी एडिमा या फिर स्वेलिंग, कोई कंडीशन रही हो एसिडोसिस की या फिर कोई ऐसी सिचुएशन रही हो किडनी फेल्योर की या फिर बर्न जैसी कंडीशन, तो उस कंडीशन में पूरे बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, एडिमा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? फ्रूसामाइड इंजेक्शन देते हैं। या फिर फ्लूइड ओवरलोड जैसी कंडीशन हो तो हम फ्रूसामाइड इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब है रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, ऐसी सिचुएशन जिसे पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही हो और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रही हो, तो हम उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कौन सी मेडिसिन देते हैं? तो पहला है आपका साल्बुटामॉल। रूट रहेगी आपकी इनहेलेशन, यानी कि नेबुलाइजेशन या फिर इनहेलेशन के थ्रू हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे साल्बुटामॉल। किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करती है आपकी साल्बुटामॉल?
बीटा 2 अगोनिस्ट ब्रांकियोडायलेटर, यानी कि जो आपके बीटा 2 एगोनिस्ट रिसेप्टर्स होंगे उन पे जाकर ये इफेक्ट दिखाएगी, जिससे क्या होगा, ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगी। जब ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगी तो इजीली ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन है अस्थमा या सीओपीडी। अस्थमा और सीओपीडी में क्या होता है, आपकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। वो नैरो हो गई हैं तो नॉर्मली ना ही तो ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा, ना ही तो ऑक्सीजन का गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। तो उस कंडीशन में साल्बुटामॉल प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। तो क्या करते हैं, जब साल्बुटामॉल जाएगी ब्रोंक्यूल्स में तो ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगी। जब ब्रोंक्यूल्स डायलेट हो जाएंगी तो इजीली ऑक्सीजन जाएगी और इजीली गैसेस एक्सचेंज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। तो साल्बुटामॉल ब्रोंकियो डायलेट करती है। कंडीशन होगी जब आपकी अस्थमा और सीओपीडी, तब इस मेडिसिन को दिया जाता है। अगली मेडिसिन है एमिनोफाइलिन। एमिनोफाइलिन रूट रहेगी आपकी इंट्रावेनस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा पीडीई इनहिबिटर्स, यानी कि ब्रोंकियोडायलेटर। एज आपके साल्बुटामॉल की तरह ही ये भी ब्रोंकियोडायलेटर ही होगी। किस कंडीशन में दी जाएगी, सीवियर अस्थमा या फिर सीओपीडी। इप्राट्रोपियम, इप्राट्रोपियम मेडिसिन रूट रहेगी आपकी इनहेलेशन, जैसे साल्बुटामॉल का था सेम इसका भी इनहेलेशन की रूट रहेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकियोडायलेटर। ये आपकी बीटा 2 अगोनिस्ट थी, ये आपकी एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकियोडायलेटर है। किस कंडीशन में दी जाएगी, अस्थमा या फिर सीओपीडी। हाइड्रोकॉर्ड, हाइड्रोकॉर्टिसोन या एच कॉर्ड भी बोल देते हैं। रूट रहेगी आपकी आईबी यानी इंट्रावेनस या फिर आईएम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा, स्टेरॉइड, स्टेरॉइड ग्रुप की एक मेडिसिन है हाइड्रोकॉर्ड, जिससे कहां पर ये इफेक्ट दिखाएगी, रिड्यूज इन्फ्लामेशन। जब भी कोई रेस्पिरेटरी ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है तो आपके पर्टिकुलर पार्ट्स में इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग रही हो तो उस स्वेलिंग को रिड्यूस करता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स इस मेडिसिन को, सीवियर एलर्जी एंड अस्थमा। जब कोई सीवियर एलर्जिक कंडीशन का पेशेंट है या फिर उसे सीवियर अस्थमा हुआ है, उस टाइम पर आप हाइड्रोकॉर्ट मेडिसिन देंगे जो आपका काम करेगी रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करेगी। मैग्नीशियम सल्फेट, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी का ये भी एक ड्रग्स है। मैग्नीशियम सल्फेट रूट रहेगी आपकी आईबी इंट्रावेनस या फिर आईएम इंट्रामस्कुलर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक, न्यूरोमस्कुलर ऐसे इंपल्स जो न्यूरॉन्स तक जाते हैं आपके उनको ये ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा, स्मूथ मसल्स रिलैक्स। जब इंपल्स आपके मसल्स से न्यूरॉन्स तक नहीं जा पा रहे तो न्यूरॉन्स से मसल्स तक भी सीधी सी बात नहीं आ पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, स्मूथ मसल्स है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स और फ्रीली महसूस करेंगे। कैसी कंडीशन हो जो ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, सीवियर अस्थमा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अस्थमा की, या फिर इक्लेम्सिया। इक्लेम्सिया यानी कि सीजर इन प्रेगनेंसी, जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है और उस टाइम पर सीजर्स अगर आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्लेम्सिया। इस कंडीशन पे कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका काम क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करेगी। और जब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो जाएंगे तो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, पेशेंट भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं, रिलैक्स ही फील करेगा। नेक्स्ट है आपकी एलर्जिक या फिर एनाफाइलैक्सिस मेडिसिन। रूट्स रहेंगी आपकी आईबी, आईएम या ओरल। और इनका काम क्या होगा, कहां पर ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, H1 ब्लॉकर। H1 ब्लॉकर यानी कि ब्लॉक स्टामिन। तो H1 ब्लॉक होंगे फिर आगे वो साइकिल चलेगी आपकी ब्लॉक स्टामिन। किस कंडीशन में हम ये एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, यूज एलर्जिक या फिर एनाफाइलैक्सिस। कोई भी एलर्जी या फिर एनाफाइलैक्सिस का पेशेंट है तो उसे हम एलर्जिक मेडिसिन यानी कि डाइफेनेरामाइन देंगे। नेक्स्ट है आपकी क्लोरफेरेनामाइन, यानी कि रूट्स रहेगी सेम आपके आईबी, आईएम या फिर ओरल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा H1 ब्लॉक। और किस पे ये इफेक्ट दिखाएंगे आपके, रिड्यूस एलर्जिक सिम्टम्स। जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं उनको ये कम करेंगी, जैसे कि रैशेस वगैरह आ जाते हैं या बार बार स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो उन सिम्टम्स को ये रिलीज करेंगे यानी कि रिलैक्स करेंगे। किन कंडीशन में यूज करते हैं हम इसको, एलर्जी या फिर एनाफाइलैक्सिस कंडीशन में हम यूज करते हैं।
कुछ मेडिसिन है सीजर्स एंड सेडेटिव ड्रग, जैसे कि डायजेपाम। जब ऐसी कंडीशन हो कि पेशेंट को सीजर आ रही है, अनवांटेड एक्टिविटी कर रहा है, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, तो उस पेशेंट को सिडेट या शांत करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, जैसे कि डायजेपाम। रूट्स रहेगी आपकी आईवी, इंट्रावेनस या फिर आईएम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस पर्टिकुलर साइट पर आपके ये डायजेपाम इफेक्ट दिखाएगी? इनहेंस गावा, यानी कि गावा रिसेप्टर सीएनएस डिप्रेस। गावा रिसेप्टर्स क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी न्यूरॉन्स इंपल्स को इधर उधर ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो इनहेंस यानी कि ये बढ़ावा देंगे गावा प्रोटीन्स को। जब गावा प्रोटीन्स बढ़ जाएगी आपके न्यूरॉन्स के साइड पर, तो क्या होगा? सीएनएस डिप्रेस। सीएनएस भी हल्का सा डिप्रेस, यानी कि मूर्छा जैसी कंडीशन हो जाएगी। जब मूर्छित जैसी कंडीशन हो जाएगी तो जो पेशेंट है जिसे सीजर पड़ रहे हैं या फिर सिडेस आप चाह रहे हैं कि वो अनवांटेड एक्टिविटी ना करे, तो वो पेशेंट शांत रहेगा। सीजर या फिर सेडेसिव ड्रग के तौर पर हम डायजेपाम यूज करते हैं, जिसका काम क्या होगा? इनहेंस गावा रिसेप्टर। जब गावा रिसेप्टर इनहेंस होंगे तो सीएनएस डिप्रेस्ड हो जाएगा और पेशेंट भी रिलैक्स रहेगा। लोराजेपाम एज आपके डायजेपाम की तरह ही काम करता है। रूट रहेंगी आपकी आईबी, आईएम, गावा इनहेंसमेंट, और सेम सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड करेगा। कंडीशन कब हम यूज करते हैं लोराजेपाम? जब पेशेंट आपका स्टेटस एपिलेप्टिक यानी कि सीजर का पेशेंट होगा, उस टाइम पर हम इस मेडिसिन का यूज करते हैं। मेडाजोलम, रूट रहेगी आईबी, आईएम एंड नेजल। नेजल स्प्रे के थ्रू भी हम दे सकते हैं मेडाजोलम को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम ही है तीनों का। गावा अगोनिस्ट सेडेसिव ड्रग रहेगा। किस कंडीशन में हम देते हैं? सीजर्स की कंडीशन हो या फिर कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं। मोस्टली जब जनरल एनेस्थीसिया प्रिस्क्राइब करते हैं तो पेशेंट रिलैक्स रहे, ज्यादा अनवांटेज मसल्स की या पेशेंट की कोई एक्टिविटी ना हो, तो उसे शांत रखने के लिए हम मेडाजोलम देते हैं। कुछ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मोस्टली कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पर या डिसीज पर कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोलाइट या फिर फ्लूइड प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। तो पहला है आपका नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन यानी कि एनएस। रूट रहेगी आपकी आईवी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अगर कोई पेशेंट डिहाइड्रेट है या शॉक की कंडीशन है, तो उस टाइम पर उसके बॉडी में फ्लूइड की मैनेज करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन देते हैं। और भी कंडीशन है जैसे कि डिहाइड्रेट हो गया या फिर शॉक का पेशेंट है, बहुत अधिक ब्लीडिंग हो गई या डिहाइड्रेट पर्सन है, तो उस कंडीशन पे हम पेशेंट को नॉर्मल सलाइन प्रोवाइड कराते हैं। अगला फ्लूइड है रिंगर लैक्टेट, यानी कि जिसे हम आरएल भी बोलते हैं। रूट रहेगी आपकी आईवी, इंट्रावेनस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इसमें भी हम पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं, बट किस कंडीशन में हम फ्लूइड आरएल देते हैं? तो डिहाइड्रेशन या फिर शॉक का पेशेंट हो या फिर स्पेशली बर्न का पेशेंट हो। डिहाइड्रेशन, शॉक या बर्न का पेशेंट है तो उस टाइम पर हम आरएल यानी कि रिंगर लैक्टिक फ्लूइड देंगे। रूट आईवी रहेगी। पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड किस कंडीशन में? रूट रहेगी आपकी आईबी, स्लो दिया जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यानी कि क्या कंडीशन होगी जब हम पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन देंगे? हाइपोकैलिमिया, यानी कि जब बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम होगा तो उसे मैनेज करने के लिए स्लो आईवी फ्लूइड दिया जाता है पोटेशियम क्लोराइड। कैल्शियम ग्लूकानेट नेक्स्ट, आईवी, रूट सेम इंट्रावेनस रहेगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन। जो कार्डियक मेम्ब्रेन है, जो हार्ट की मेम्ब्रेन है, उसे स्टेबल रखेगा। बहुत अधिक ज्यादा ना ही तो ड्राइनेस या थिकनेस हो, ना ही तो परमेबल रहे। जैसे कि क्या कंडीशन हो जो कैल्शियम ग्लूकानेट इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स? हाइपरकैलिमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। या तो पेशेंट की बॉडी में पोटेशियम का लेवल बहुत अधिक होता है या फिर कैल्शियम का लेवल बहुत कम होता है। इन दो कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकानेट मेडिसिन दी जाती है, जिससे क्या होगा? स्टेबलाइज रहेगा कार्डियक मेम्ब्रेन। कार्डियक की मेम्ब्रेन है वो बहुत नॉर्मल रहेगी, नहीं तो क्या होता है कई बार पेरिकार्डाइटिस जैसी कंडीशन हो जाती है, कई आपके चैनल्स में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन आती है। तो इस कार्डियक मेम्ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए
किन कंडीशन में? हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में कैल्शियम ग्लूकोनेट मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। अगला है डेक्सट्रोज 25% एंड 50%। डेक्सट्रोज कब दिया जाता है? एक कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें क्या होता है, सडन पेशेंट का आरबीएस यानी कि रैंडम ब्लड शुगर या शुगर लेवल पेशेंट का कम हो जाता है बॉडी में, तो वो सडन जो फॉल हुआ है शुगर लेवल, उसे सडन बहुत जल्दी से बढ़ाना भी है, नहीं तो पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, न्यूरोजेनिक कार्डियोजेनिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट। तो उस टाइम पर आप डेक्सट्रोज 25 या फिर डेक्सट्रोज 50% प्रोवाइड करते हैं। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? प्रोवाइड ग्लूकोज। जब हम डेक्सट्रोज देंगे तो डेक्सट्रोज में आपके जो 25 या 50% लिखा, ये इसमें शुगर का लेवल है। जब शुगर की बॉडी में कमी है और हम बाहर से आईवी शुगर रूट दे रहे हैं, तो पेशेंट में जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो नॉर्मल आ जाती है। कुछ है पेन मैनेजमेंट मेडिसिन। दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो उस दर्द में रिलीफ के लिए कौन सी मेडिसिन दी जानी चाहिए? असहनीय दर्द, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे कि रूट रहेगी आपकी IBIM और इंजेक्शन है आपका फेंटानिल। कहां पर ये फेंटानिल इफेक्ट करता है? पोटेंट ओपियोइड एगोनिस्ट। जिस पर्टिकुलर साइड पर बहुत असहनीय दर्द हो रहा है उसको वो पोटेंट यानी कि बाइंड करके रखेगा, उन रिसेप्टर को रोक कर रखेगा। किस कंडीशन में हम फेंटानिल देते हैं? सीवियर पेन, किसी भी टाइप का सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का पेन है तो उसे रिलीव करने के लिए हम फेंटानिल इंजेक्शन देंगे, जिसका काम होगा पोटेंट ओपियोइड एगोनिस्ट। रूट रहेगी IB एंड IM। नेक्स्ट है पैरासीटामोल। नॉर्मली फीवर हेडेक हो तो शरीर में हल्का सा दर्द रहता है फीवर के साथ, तो उस टाइम पर पैरासीटामोल दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पेन मैनेजमेंट का ही काम करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा यानी कि फीवर है, उसे भी रिड्यूस करता है, उसे भी कम करता है, और पेन मैनेजमेंट का भी काम करता है। जैसे यूज में लिखा भी है पेन या फिर फीवर, पेन है या फिर फीवर है तो उस कंडीशन पर आप पैरासीटामोल इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रूट होगी जिसकी IB, और कहां पर ये इफेक्ट दिखाएगा? आपकी इनहिबिट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन इन CNS, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है उसे ये आपके इनहिबिट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, जिससे दर्द और फीवर में थोड़ी राहत मिले। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकागॉन। जब किसी भी पेशेंट का शुगर लेवल सडन फॉल हो जाए उस कंडीशन पर हम ग्लूकागॉन देते हैं। जैसे नीचे लिखा भी है सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो यानी कि कम, ग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया है, बहुत सीवियर का मतलब बहुत कम हो गया है, जिसे आप नॉर्मली DNS या फिर D25 से नहीं रिकवर कर सकते हैं, तो उसमें सीधे इंजेक्शन दिए जाते हैं आपके ग्लूकागॉन के। जैसे रूट्स भी लिखी है IM या फिर SC देंगे, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टिमुलेट ग्लूका जिनेसोलाइसिस, यानी कि एक पेनक्रियास से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं ये उनको जाके स्टिमुलेट करेंगे। जब वो स्टिमुलेट हो जाएंगे तो वो सेल रिसेप्टर्स हार्मोन सिक्रिएट करेंगे ग्लूकागॉन, और जिससे क्या होगा? ग्लूकागॉन पर्याप्त मात्रा में बनता रहेगा। जब पर्याप्त मात्रा में बनेगा तो कहीं की जो शुगर का लेवल कम है वो मैनेज रहेगा। तो कोई सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है तो उसे हम ग्लूकागॉन देंगे। पॉइजनिंग, कोई भी पेशेंट पॉइजनिंग का या फिर कोई ड्रग ओवरडोज का है, उसने नहीं पता है कि डॉक्टर ने 0.25 mg या 50 mg या कितनी मेडिसिन दी है, और आप अनवांटेड ऐसे ही खाली मेडिसिन, या फिर कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, तो हम उसमें क्या करेंगे? एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। जो एक्टिवेटेड चारकोल से वो कैसे काम करता है? बाइंड टॉक्सिक इन GI ट्रैक्ट। जैसे कि कोई ऐसा पॉइजन है जिसे पेशेंट्स ने इनहेल किया है ओरली रूट से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्टोमक में या GI ट्रैक में जाएगा। तो जब GI ट्रैक में कुछ पहले तो हम गैस्ट्रिक लाइवास कराते हैं, तो जितना हो सके उस फ्लूइड को हम ड्रेन आउट कर देते हैं, लेकिन कुछ साइड से स्टोमक की लेयर से अगर पॉइजन के पार्ट्स अगर अटैच हैं तो उन्हें बाइंड करने के लिए हम एक चारकोल देते हैं। जैसे पॉन्स क्रीम का एक ऐड आता है, उसमें अगर आप एक ग्लास में कुछ डस्ट युक्त पानी रखेंगे और उसमें अगर हम चारकोल डालेंगे तो वो चारकोल उसे एब्जॉर्ब करके अपने पास इकट्ठा कर लेता है, तो बाकी का पानी एकदम ट्रांसपेरेंट साफ दिखता है। सेम वैसे ही एक्टिवेटेड चारकोल दिखेगा आपको।
जब पॉइजन का कोई पेशेंट था तो वो कहीं ना कहीं स्टोमक में थोड़ी देर के लिए रेस्ट करता रहता है, तो जब हम एक्टिवेटेड चारकोल देंगे तो वो बचे हुए पॉइजन के कंटेंट को बाइंड करके रखेगा। वही लिखा है बाइंड टॉक्सिन इन जीआई ट्रैक्ट, तो उनको बाइंड करके रखेगा वो अपने पास और डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे पेशेंट जो हम एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, पॉइजनिंग इंजेक्शन, ऐसे पेशेंट जिन्होंने पॉइजन को ओरली रूट से इंजेस्ट किया था, उन कंडीशन में हम पेशेंट को एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। नैलोक्सोन रूट रहेगी आईवी, आईएम एंड सब कुटेनियस। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपको पेन ना हो, उसके लिए मेडिसिन को बहुत अधिक ओवरडोज में मेडिसिन पेन किलर ले लेते हो। अगर आपने किसी भी पेन किलर मेडिसिन को ओवरडोज ले लिया है तो आप सीरियस भी हो सकते हैं, या फिर वो पर्टिकुलर पार्ट काम करना ही बंद कर दे, लॉस ऑफ सेंसेशन रहे। तो उस अधिक डोज में आपने जो पेन की मेडिसिन ली है उन्हें रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं नैलोक्सोन, जैसे कि ओपियोइड एंटागोनिस्ट होता है। और यूज कब करते हैं, जब कोई पेशेंट ओपियोइड यानी कि पेन मैनेजमेंट की मेडिसिन को बहुत अधिक ओवरडोज में ले लेता है, उस टाइम पर हम नैलोक्सोन देंगे। एंटीडोट का काम करता है ये। एट्रोपिन जिसे हम पाम भी बोलते हैं, रूट रहेगी आपकी आईवी, इंट्रावेनस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ब्लॉक एसिटाइल कोलिन्स, यानी कि क्या करेंगे ये रिएक्टिवेटेड एंजाइम्स। किस कंडीशन में, ओपी पॉइजनिंग। अगर कोई ओपियोइड पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसे हम एट्रोपिन देंगे। एट्रोपिन क्या काम करता है, ये आपके जो सिक्रेशंस हो रहे हैं उनको कम करता है और प्यूपिल के डायलेशन को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हार्ट रिदम को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन का कोई पेशेंट है जो ओपियोइड पॉइजनिंग का पेशेंट आया तो उसे हम एट्रोपिन या फिर पाम इंजेक्शन देंगे। कुछ है इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें मल्टी ऑर्गन्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं आपके, जैसे कि लीवर की प्रॉब्लम हुई तो वो आपके गॉल ब्लैडर तक गई, फिर आपके जीआईटी में स्प्रेड हुई, जीआईटी से आपके पेनक्रियाज से किडनी, तमाम ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्वमेंट हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी हैवी एंटीबायोटिक देनी चाहिए, तो पहला है आपके सिप्रियोक्सोन, रूट रहेगी आपकी आईबी या फिर आईएम रूट भी आप मेडिसिन देते हैं। कहां पर ये मेडिसिन इफेक्ट दिखाएंगे, आपके इनहिबिट करेंगी सेल वॉल सिंथेसिस। जब सेल वॉल है, जब वो कोई भी इन्फेक्शन एक सेल से दूसरे सेल्स में नहीं स्प्रेड कर पाएगा तो इन्फेक्शन भी ज्यादा नहीं फैलेगा, और जहां पर पर्टिकुलर इन्फेक्शन है उसे वो डैमेज करेंगे। कैसी कंडीशन होती है जो हम सिप्रोक्सोन इंजेक्शन मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, सेप्सिस यानी कि सीवियर इन्फेक्शन है लाइफ थ्रेटनिंग, या फिर मेनिंजाइटिस। ब्रेन की जो लेयर होती है कवरिंग लेयर, उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उसी में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस लेयर में इन्फ्लामेशन हुआ यानी कि मेनिंजाइटिस या फिर सेप्सिस हुआ हो, उस कंडीशन में आप सिप्रियोक्सोन मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है आपकी पिप्रासाइक्लिन या फिर टेजोबैक्टम, 4.5 ग्राम मोस्टली देते हैं जब भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सीवियर इन्फेक्शन हो। जैसे लिखा भी है यूज सीवियर इन्फेक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग जब आपने मोनोसेप साल्वेक्टम चला लिया है, टेजोमैक चला लिया है, तब भी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है और पेशेंट ऐसी सिचुएशन में अगर इस पे ज्यादा कोई और हैवी मेडिसिन चलाएंगे या कोई मेडिसिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर गई है तो इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में हम क्या करेंगे, पिप्रासाइक्लिन या फिर टेजोबैक्टम मेडिसिन देंगे सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन में। कैसे काम करता है ये, बीटा लैक्टम होंगे आपके प्लस इनहिबिट करेंगे, बीटा लैक्टम प्लस इनहिबिटर्स होंगे जो करेंगे आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इफेक्ट दिखाएंगे, जिससे सीवियर इन्फेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो और पेशेंट की रिकवरी बेहतर हो। तो सीवियर इन्फेक्शन में कौन सी मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक पिप्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है मेरोपेनम, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इसके बाद कोई मेडिसिन अगर आप दे रहे हो तो पता है पेशेंट शायद ना बचे, और इसके बाद अगर और कहीं ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ इन्फेक्शन तब भी पेशेंट ना बचे। कुल मिला के ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में कभी भी वो एक्सपायर हो सकता है, कभी भी वो खत्म हो सकता है, तो उसके लिए हम मेरोपेनम इंजेक्शन देंगे। रूट रहेगी आपकी आईबी और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगा,
कार्बीपेनम्स, यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियोसाइडल्स, जो सीवियर इन्फेक्शन है बैक्टीरियल्स का, तो ऐसी कोई कंडीशन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बट वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और मल्टीपल ऑर्गन्स में एस्प्रेड हो गया और कंडीशन है लाइफ थ्रेटनिंग, तो आपके मोनोसेफ 1 ग्राम या 0.500 ये तो काम नहीं करेंगे, तो आपको हैवी एंटीबायोटिक के तौर पर इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको मेरोपेनम देना पड़ेगा। मैनिटॉल, ब्रेन में स्वेलिंग हो या फिर प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी जिसे बोलते हैं, अगर वो बहुत अधिक बढ़ गया है आपके ब्रेन में तो आप मैनिटॉल देते हैं। मैनिटॉल यानी 20% होता है आपके 100 ml में। रूट क्या होगी आपकी आईबी, और कहां पर ये इफेक्ट दिखाएगा आपके ऑस्मोटिक डायूरेटिक। किस टाइप की मेडिसिन होगी? ऑस्मोटिक डायूरेटिक, और ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। किस कंडीशन में यूज करते हैं? सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा क्या होता है? आपके ब्रेन में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन हुआ होगा। जब ब्रेन में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन हुआ होगा तो कहीं न कहीं ब्रेन टिश्यू पर प्रेशर पड़ेगा। जब ब्रेन टिश्यू पर प्रेशर पड़ेगा तो अंदर जो सीएसएफ फ्लूइड होता है उसके अंदर उसमें भी प्रेशर पड़ेगा। जब उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो कहीं न कहीं ओवरऑल आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम मेडिसिन मैनिटॉल प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कैसे काम करती है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक होगा और जो डिक्रीज करेगा आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को। ऑक्सीटोसिन, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें अब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं या फिर लेबर पेन नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस कम से कम है। या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन है तो उसके लिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। रूट क्या होगी? आईबी एंड आईएम, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि प्रोत्साहित करेगी। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस है नहीं है या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो उस टाइम पर भी हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद होने वाली हेमरेज है उसे भी कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। कहां पर ये इफेक्ट दिखाता है? स्टिमुलेट करेगा आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। थैंक यू। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल RJCS के वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।